हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 7 जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उस पर टोटल नेट कितना लगेगा हम ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेसिक्स पॉइंट्स पढ़े थे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे लेक्चर नंबर 6। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 के अंदर। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन द uniform electric field and we will calculate the total net torque on the dipole moment. Okay, तो देखिए the topic is total net torque moment. Okay, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे टोटल नेट टॉर्क कितना होगा। तो देखिए ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम टॉर्क डाइपोल मोमेंट रखते हैं। तो इस चार्ज पे जो ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव भी होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक जो पॉजिटिव से नेगेटिव आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस पे जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट है, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, उस तरफ लगेगा। तो ये आपका चार्ज है प्लस क्यू और ये आपका चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और इधर जो फोर्स लगेगा ये कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू माइनस क्यू ई फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो दोनों फोर्स हमारे पास निकल के आ गए। अब इस पे अपन को नेट टॉर्क निकालना है, उसके लिए हमको टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पे। तो हम ये कंसीडर करते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका पॉइंट Z ले लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट। तो A से B और A से ये Z, तो Z आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है डाइपोल के सेंटर से यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। और ये थीटा एंगल पे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इंक्लाइन है। तो यहाँ एंगल कितना लग रहा है, थीटा। तो ये आपका कितना है, 2a। तो 2a इधर कितना जाएगा, 2a cos थीटा, 2a cos थीटा। ये 2a इधर हो जाएगा, इसके अलॉन्ग BZ के अलॉन्ग 2a cos थीटा। तो इस तरफ हो जाएगा 2a sin थीटा, ये 2a sin थीटा। तो ये भी कितना जाएगा, 2a sin थीटा। तो a से z आपका जो डिस्टेंस होगा 2a sin थीटा होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस AZ, टू ए साइन थीटा आपको समझ में आ गया होगा कैसा आया। 2a ये आपका डिस्टेंस है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। 2a को इधर करेंगे 2a cos थीटा, इधर करेंगे 2a sin थीटा। ये 2a sin थीटा इसके इक्वल हो जाएगा 2a sin थीटा, ठीक है ना। तो अब हम निकालते हैं टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपका कितना है, Q इनटू E इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कितना है, 2a sin थीटा। इसके रेस्पेक्ट में ये आपका फोर्स QE, इस फोर्स के रेस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितना है, 2a sin थीटा। तो हो जाएगा 2a sin थीटा, ठीक है ना। तो ये आपका टॉर्क यहाँ तक आया। नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं इसको। तो टॉर्क आपका सिंबल जो है इसको टॉर्क से लिखते हैं। तो 2QE इंटू 2a sin थीटा। Q इंटू 2a हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P लिख सकते हैं। तो जगह P इंटू E sin थीटा, ये आपका टॉर्क आ गया।
ठीक है। तो टॉर्क नेट टॉर्क कितना है, पी साइन थीटा। अब हम साइन थीटा की वैल्यू को पुट करके थीटा के अलग अलग एंगल पे हम इसकी कंडीशन निकाल सकते हैं। तो जो टॉर्क इस पर जो कंडीशन आती है एग्जाम के अंदर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, तो ये आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं केस 1 की बात करते हैं। इफ थीटा इज 0, अगर थीटा 0 हो तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा आपका, यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका थीटा एंगल ऐसा था और थीटा 0 का मतलब आपका इस तरह से हो गया। थीटा 0 का मतलब डाइपोल इस तरह से है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर था तो 0 का मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया। तो इसका मतलब आपका जो डाइपोल है वो इस तरह हो गया। ये आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो ये आपका पॉजिटिव क्यू और ये आपका माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की कंडीशन इस तरह से हो जाएगी कि माइनस से प्लस ये इधर हो जाएगा पी और प्लस से माइनस ई भी इधर हो जाएगा। तो आपका ई किधर है, इस तरफ है, और आपका पी किधर है, इस तरफ है। ई आपका इधर है, तो पी और ई दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। आपका पी भी इधर है और आपका ई भी इधर है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। और थीटा अगर 0 हो जाएगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, एकदम फिक्स कर देगा, पकड़ लेगा एक तरीके से। तो क्या होगा, मूवमेंट ये ना इधर रोटेट करेगा ना इधर रोटेट करेगा, एकदम ऐसे खींचा हुआ आएगा डाइपोल मूवमेंट का और फिक्स हो जाएगा बीच में। तो टोटल नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो प्रैक्टिकली जो हमारी कंडीशन 0 निकल के आ रही है, फॉर्मूले में पुट करेंगे तब भी 0 निकल के आना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, तो टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन 0। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो टॉर्क इक्वल टू आपका 0 आ गया। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका टॉर्क कितना आ रहा है, 0। मतलब दिस इज कॉल्ड स्टेबल कंडीशन। दिस इज कॉल्ड स्टेबल कंडीशन। ठीक है ना। तो स्टेबल कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखिए केस 180 डिग्री क्या होगा, इसके कंडीशन ये अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगी। अनस्टेबल कंडीशन और जो थीटा 0 वो स्टेबल कंडीशन। थीटा 0 स्टेबल का मतलब आपका डाइपोल जो होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मूवमेंट होगा वो फिक्स हो जाएगा, ना ऐसे रोटेट करेगा ना ऐसे डाउन रोटेट करेगा। तो अनस्टेबल में क्या होगा वो देखिए, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरीके से है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपका देखिए अभी आपका थीटा इस तरह से थीटा एंगल बन रहा है 180 डिग्री का मतलब आपका इस तरह से रोटेट नहीं होगा, ये इस तरह से रोटेट होगा। तो थीटा एंगल पे अभी इस कंडीशन में है तो 180 डिग्री रोटेट होने का मतलब ये ऐसे हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ है वो घूम के इस तरफ डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। और नीचे का जो नेगेटिव है घूम के इधर चला गया, ये नेगेटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। मतलब इधर से रिपल्शन हो रहा है, धक्का मिल रहा है, इधर से रिपल्शन हो रहा है, धक्का मिल रहा है। मतलब क्या होगा, ये और ये दोनों बीच में फंस जाएगा, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। और जैसे इसमें थोड़ा सा फोर्स लगेगा तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना, तुरंत रोटेट हो जाएगा। तो ये घूम जाएगा, इसलिए ये अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब आपका ये दोनों के बीच में फंसा हुआ है उस टाइम तो टॉर्क क्या होगा, 0 रहेगा, ठीक है ना, टॉर्क 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही इस पर फोर्स लगेगा तब आपका ये रोटेट होगा, इसलिए क्या हो जाएगी कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर टॉर्क कितना निकल के आता है थीटा 180 पे। तो देखिए आपका जो ये नेगेटिव क्यू इधर हो जाएगा, पॉजिटिव क्यू हो जाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब माइनस से प्लस इधर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी पी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो पी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए आपका एंगल कितना
आ रहा है 180, और थीटा 0 पे गया तो P भी इधर E भी इधर, तो 0 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर बनाएंगे और P की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये 180 एंगल हो जाएगा इस तरह, ठीक है ना। तो आपका डायपोल मूवमेंट इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इधर हो जाएगा। तो अब इसका टॉर्क कितना आ जाएगा, पी ई साइन 180, आपका फॉर्मूला ये। अब साइन 180 कितना हो गया, 0, तो टॉर्क इक्वल टू कितना, 0। तो ये अनस्टेबल कंडीशन है, आपका टॉर्क कितना आ रहा है, 0 निकल गया है। तो जब आप दोनों फोर्स के बीच, रिपल्सन के बीच क्या होगा, ये फंसा हुआ रहेगा, तो टॉर्क तो 0 रहेगा। तो क्योंकि अभी इनिशियल इस टाइम क्या है, टॉर्क इसका 0 है, लेकिन ये अनस्टेबल है, परमानेंट ये स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पर हल्का सा भी कोई फोर्स लगेगा तो ये इस तरह से एकदम से रोटेट करेगा और पूरा पोजीशन घूम के वो अपनी रिस्टोरिंग पोजीशन में आ जाएगा, सेम पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा केस सेकेंड। अब केस थर्ड में देखिए, केस थर्ड थीटा है कि आपका 90 डिग्री। तो देखिए इसमें P आपको ऊपर जा रहा है, E इधर जा रहा है, तो कितना 90 डिग्री आ रहा है। अब प्लस इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये प्लस है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, तो बहुत स्पीड से घूमेगा, मतलब स्पीड से घूमेगा तो क्या होगा, टॉर्क होगा। टॉर्क कब होता है, जब कोई चीज़ घूमती है तब टॉर्क अप्लाई होता है, जब कोई चीज़ चलती है तो उसमें फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होने पर चीज़ मूव ऑन करती है, और टॉर्क अप्लाई होने पर चीज़ घूमनी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये घूमेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर टॉर्क लगेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और तुरंत रोटेट करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर टॉर्क आएगा मैक्सिमम। तो देखिए टॉर्क इक्वल टू आपका पी साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, साइन 91 का मतलब टॉर्क आपका कितना है पी ई। तो दिस इज मैक्सिमम टॉर्क, आपका क्या है मैक्सिमम कंडीशन। तो तीन कंडीशन हमने, तीन केस पढ़े टॉर्क के अंदर, पी 100, तीनों डायग्राम भी बनाए, आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए एग्जाम के अंदर, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर, और कंडीशन भी निकाल दी। तो स्टेबल, अनस्टेबल और मैक्सिमम, ये तीनों कंडीशन आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमने तीनों कंडीशन कर लिए, न्यूमेरिकल पोर्शन जो इसका होगा वो हम आगे करेंगे, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीट पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के अंदर पढ़ेंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम इसके अंदर पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो तीनों चार्ज डेंसिटी में एक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये आपका रो से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं इसके अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज ये रोड है जिसकी लेंथ L है, जिस पे चार्ज आपका कितना है Q स्टोर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक चार्ज एलिमेंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पे चार्ज एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ये हमने dq, और इसकी जो विड्थ है वो आपका dl है, ठीक है ना। तो L में आपका Q चार्ज स्टोर है, तो dl में आपका चार्ज कितना स्टोर है dq, ठीक है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या कहता है, यूनिट लेंथ के अंदर जो भी आपका चार्ज स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल dq अपॉन dl, ओके। इक्वल टू हम इसको q अपॉन l के इक्वल भी लिख सकते हैं। अब इसके डिफाइन क्या होगा, डिफाइन लिखना बहुत ही आसान है, आप लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, द टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस शॉर्ट में आप ये भी बोल सकते हैं।
अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, ठीक है ना। तो यूनिट होगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डायग्राम हो गया और फॉर्मूला हो गया। अभी ध्यान रखिए यहाँ पर कई बार इसका डी क्यू आपको लैम्बडा गिवन हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन हो, डीएल गिवन हो, आपको चार्ज फाइंड करना है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लैम्बडा डीएल। इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पर डीएल का और आपको लैम्बडा गिवन है, इंटीग्रेशन करोगे डीएल का आपको डी क्यू मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ये ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है ना। जो आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें यूज होगा। तो आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी, अब कोई भी सरफेस है हमारे पास, सपोज ये देखो नाम से पता पड़ रहा है, उधर लाइन के अलावा था वन डायमेंशनल आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, इससे पहले जो पढ़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर, इसलिए इसको लाइन के अलावा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसका नाम लीनियर रख दिया। अब ये सरफेस पूरे सरफेस में चार्ज स्टोर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नाम क्या रख दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसका एरिया कितना है, ए, इसको एस भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, और करके इसको एस भी ले सकते हैं, एस या ए कुछ भी ले सकते हैं। और इसका जो चार्ज आपका क्यू, तो ए एस सरफेस एरिया में आपका चार्ज कितना क्यू स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इसका पूरी बॉडी का हम एक चार्ज एलिमेंट कंसीडर करते हैं, चार्ज का एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसका एरिया कितना हो जाएगा, डी एस, ठीक है ना। तो इसका एरिया होगा, तो इसका एरिया जो होगा आपका डी एस और चार्ज कितना होगा डी क्यू। तो यूनिट एलिमेंट जो आपका डीएस जो एलिमेंट है, सरफेस चार्ज एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट है, इसमें चार्ज कितना है, डी क्यू। So that is called sigma. It is equal to dq upon ds equal to also q by s या फिर q by a भी लिख सकते हैं। s एरिया, a भी एरिया, या तो s लिखो या एरिया लिखो, दोनों सही है। तो सिग्मा इक्वल टू आपका क्या फॉर्मूला आया, q by a, ये भी लिख सकते हैं। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, सेम कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला डी क्यू निकालना हो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, डी क्यू इक्वल सिग्मा डी एस या डी एस या डी ए भी ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आपका क्यू आप इससे इंडिकेट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये जो टॉपिक है इतना मेजर और इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस ये जो बेसिक फार्मूला ये आपके फार्मूला आगे किसी टॉपिक में मिक्स होते हैं, वहाँ यूज होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक पढ़ना और याद रखना है, ठीक है ना। तो सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आपको याद रखना बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर लाइन क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, तो चार्ज सभी में ऊपर आएगा, अपन में लेंथ, एरिया और वॉल्यूम आपको पुट करना है, तो वो तीनों चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी अपन में लीनियर लाइन पुट करना है, क्यू बाई एल, और वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर क्यू बाई एरिया पुट करना है, क्यू बाई ए हो जाएगा। और इधर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो थर्ड पढ़ेंगे उसमें क्यू बाई वॉल्यूम पुट करना है। थर्ड आपका है डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर सपोज ये आपका एक स्फीयर है और इस पे आपका वॉल्यूम v है, तो पूरे बॉडी पे जो चार्ज स्टोर है पूरे स्फीयर के अंदर वो आपका q है, ठीक है ना। तो इसका स्मॉल एलिमेंट हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, यहाँ पर इस स्फीयर में आपका वॉल्यूम है dv, ठीक है ना, और चार्ज आपका dq। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, dq पर dv करना है, ठीक है ना। वॉल्यूम पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो दैट इज रो इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा सिग्मा रो इक्वल टू dq पर dv, इक्वल के अंदर आप q बाई dv पुट कर सकते हैं, मतलब सिग्मा वॉल्यूम चार्ज सॉरी रो सिग्मा में बोलेंगे, सिग्मा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर रो बोलेंगे, रो इक्वल टू q बाई v, ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और डी क्यू इक्वल टू आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो रो डी वी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम
मीटर क्यूब, कूलम मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है ना, तो तीनों 4 डेंसिटी हमारी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कुछ ही नहीं करना है आपको, वॉल्यूम, सरफेस एरिया और लेंथ के तीनों के रेस्पेक्ट में आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यही ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। चलो ओके बाय।